हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। तो कंपटीशन पर्सपेक्टिव एंड बोर्ड पर्सपेक्टिव दोनों ही तरीके से इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम कैप्लर्स के लॉज को स्टडी करेंगे एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर। देखो, ग्रेविटेशन जो एक हमारे पास में कॉन्सेप्ट है, ये काफी सेंचुरी से क्यूरियोसिटी वाला कॉन्सेप्ट रहा है। मतलब बहुत सालों से हर कोई क्यूरियस रहा है कि जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे ही आके क्यों गिरती है, किस तरीके से प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, सोलर एक्लिप्स क्या है, लूनार एक्लिप्स क्या है, या फिर जो वेदर में चेंजेस आते हैं, जो मौसम बदलता रहता है, आखिर इन सबके पीछे के क्या फिनोमेनाज हैं। तो काफी क्यूरियोसिटी वाला ये एक टॉपिक रहा है हमेशा से ही। तो आज भी हम इसके लिए बहुत क्यूरियस हैं। पुराने जमाने में भी लोग इन सारे क्वेश्चंस को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे डेनमार्क के एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम है टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे ने सबसे पहले इन सब बातों के बारे में स्टडी करना शुरू किया। वो डेली ऑब्जर्वेशंस करते थे, डेली अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट करते थे कि आज सूरज कितने बजे उगा, कितने बजे ढला, किस स्टार का क्या पोजीशन था, किस प्लेनेट कौन सी जगह पे था, या फिर आज कितना टाइम लगा, आज दिन कितने टाइम का था, रात कितने टाइम की थी। तो ये जितने भी प्लैनेट्स का मोशन है या फिर अर्थ का जो भी मूवमेंट है, स्टार्स की जो पोजीशंस है, इन सब का ऑब्जर्वेशन टाइको ब्राहे ने अपनी पूरी लाइफ टाइम किया। और ऐसा कहा जाता है कि अपनी पूरी लाइफ टाइम में उन्होंने इतने सारे ऑब्जर्वेशंस किए, इतना डेटा कलेक्ट किया कि उनका जो घर था वो पूरा का पूरा उनके डेटा से ही भर गया। अब जो टाइको ब्राहे हैं उनके एक असिस्टेंट है जिनका नाम था कैप्लर। कैप्लर ने टाइको ब्राहे की सारी ऑब्जर्वेशन, सारे डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज किया और एनालाइज करके वहां से उन्होंने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स को निकाला जिन्हें हम आज की डेट में कैप्लर्स 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। अब जब कैप्लर ने ये 3 लॉ दिए तो फिर 1665 में न्यूटन के वो एप्पल वाला इंसिडेंट हुआ और उसके बाद में न्यूटन ने कैप्लर के जो भी लॉज थे उनको बहुत अच्छे से स्टडी किया। उससे पहले न्यूटन ने कुछ चीजें बताई, कैप्लर ने कुछ चीजें बताई थी, उनको स्टडी किया और फिर मैथमेटिकली न्यूटन ने ग्रेविटेशन को प्रूव किया। तो इस तरीके से टाइको ब्राहे से कैप्लर, कैप्लर से न्यूटन, और ये चीजें हमारे तक पहुंची है। अब जब ये सारे बातें हो रही थी उसी टाइम पे गैलीलियो वाज द वन जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। गैलीलियो ने कहा इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, मतलब मास कुछ भी हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेकिन उसके ऊपर जो अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन लगता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा हुआ कि हमारे पास में फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी सी चट्टान है, एक हमारे पास ये पेन है और तीसरा हमारे पास में एक पत्ता है, लीफ है। अगर इन तीनों को हम एक साथ नीचे गिराएं और बाकी के सारे फोर्सेस को नेग्लिजिबल मान ले अदर देन ग्रेविटी, तो ये तीनों चीजें एक साथ नीचे आके गिरती है जिसे हम फ्री फॉल की कंडीशन कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो उन तीनों ऑब्जेक्ट्स पे कांस्टेंट है। मतलब ऑब्जेक्ट के मास पे कभी भी कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, हमेशा वहां पे जो एक्सेलरेशन लगेगा उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ऐसा गैलीलियो ने हमें बताया। अब यहाँ पे प्लैनेटरी जो मोशन है उसके बारे में भी कुछ थ्योरीज आई, जैसे कि सबसे पहली जो थ्योरी है वो किसने दी थी? वो ये टॉलेमी नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बताया। अब देखो, जियो यहाँ पे एक रूट वर्ड है और इस रूट वर्ड का मतलब होता है अर्थ। आप लोगों ने सुना होगा जितने भी अर्थ से रिलेटेड नेम्स है वो सब जियो से स्टार्ट होते हैं, जैसे जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियोसेंट्रिक। तो यहाँ पे जो ये जियो आ रहा है दैट इज अ रूट वर्ड विच हैज द मीनिंग अर्थ, मतलब अर्थ है यहाँ पे, और जियो के बाद इन्होंने वर्ड लगाया है सेंट्रिक। इसका मतलब अर्थ इज एट द सेंटर।
तो जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहती है कि अर्थ सेंटर पे है, बाकी सारे प्लैनेट्स और जो सन है वो सब लोग अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा जियोसेंट्रिक थ्योरी बोलती थी। लेकिन फिर एक कोपरनिकस नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने इस जियोसेंट्रिक थ्योरी को अपोज किया और उन्होंने कहा कि ये थ्योरी गलत है, थ्योरी एक्चुअल में हीलियोसेंट्रिक है। हीलियोसेंट्रिक से हमारा मतलब है कि सन इज एट द सेंटर एंड ऑल द अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो दो थ्योरीज यहां पे हो गई, एक कौन सी थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी, और दूसरी है हमारे पास में हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो कोपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को सही बताया और उस टाइम में जो चर्च था वो जियोसेंट्रिक थ्योरी में बिलीव करता था, मतलब चर्च ही सारी स्टडीज वगैरह करवाता था। तो चर्च ने कहा कि अर्थ इज एट द सेंटर, ऑल द अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, इवन जो सन है वो भी इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, और ऐसी पढ़ाई हो रही थी। लेकिन फिर कोपरनिकस ने इसको अपोज किया, उन्होंने इसको काउंटर अटैक किया और उन्होंने कहा कि अगर हम जितने भी हमारे आसपास फिनोमिनाज हो रहे हैं, नेचुरल फिनोमिना, उनको बहुत ही करेक्टली डिफाइन करना चाहते हैं, उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो हमें सन को सेंटर में लेना पड़ेगा, हमें हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को मानना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे इंडिया के कंट्रीब्यूशन को देखिए। कोपरनिकस से 500 साल पहले आर्यभट्ट नाम के एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ऑलरेडी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बता दिया था। उन्होंने सोलार इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स, डे एंड नाइट का फॉर्मेशन, इन सबको एक्सप्लेन कर दिया था बाय यूजिंग द हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कि सन इज एट द सेंटर एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे वेस्टर्न कल्चर जो भी कंट्रीज थी उनके साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, और जो आर्यभट्ट है उनकी इन फाइंडिंग्स को हम रिटन में नहीं कहीं पे देख पा रहे, तो कोई प्रूफ हमको नहीं मिल पाता क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज से हम डिस्कनेक्टेड थे। तो वेस्टर्न कंट्रीज जो है उन्होंने जो बातें कही, उनके जो साइंटिस्ट है उनके नाम हमें बुक्स में मिल जाते हैं, लेकिन इंडियन साइंटिस्ट लोग के नहीं मिल पाते क्योंकि वो एक कनेक्शन उस टाइम पे मिसिंग था। ये काफी पुरानी बात है। तो देखो अब कोपरनिकस की बात आ गई। जब कोपरनिकस ने ये सब कहा तो गैलीलियो का भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। गैलीलियो ने कैसे कंट्रीब्यूट किया इसके अंदर, कोपरनिकस की जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी है उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस अरेंज हुई। उस कॉन्फ्रेंस में गैलीलियो के पास भी इनविटेशन आया, तो गैलीलियो ने अपने स्टूडेंट से कहा कि तुम लोग इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए चले जाओ, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैंने चर्च के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि गैलीलियो की ऑलरेडी चर्च की जो भी टीचिंग्स थी उनके साथ कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा था। हमने एरिस्टोटल फैलेसी के बारे में पढ़ा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। तो क्योंकि चर्च के साथ ऑलरेडी तनातनी चल रही थी तो चर्च ने गैलीलियो से ये एक बॉन्ड भरवा लिया था कि भाई तुम हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट नहीं करोगे, तुम इससे दूर रहोगे, इसके बारे में कोई भी तुम्हारी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। तो अब गैलीलियो के स्टूडेंट गए इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। जब स्टूडेंट्स वापस आए तो गैलीलियो ने पूछा कि आपको क्या लगता है, वेदर द जियोसेंट्रिक थ्योरी इज गुड और द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इज राइट, मतलब कौन रॉन्ग है कौन राइट है। तो गैलीलियो के एक स्टूडेंट ने कहा कि मुझे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी काफी प्रॉमिसिंग लग रही है उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के बाद। जब स्टूडेंट ने ऐसा कहा तो गैलीलियो ने उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया। स्टडी करने पे गैलीलियो को पता चल गया कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी ही सही है, जियोसेंट्रिक थ्योरी तो गलत है। लेकिन अब वो चर्च के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे क्योंकि चर्च के साथ उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो अब गैलीलियो ने क्या किया, इनडायरेक्टली एक बुक पब्लिश करी और उस बुक में दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, उनके कुछ डायलॉग्स हैं। एक ऐसा बंदा है जो जियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट करता है, एक हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट करता है। अब जब दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, दोनों आपस में डायलॉग्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग द बुक ये बहुत क्लियर हो जाता है कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी इज राइट एंड जियोसेंट्रिक थ्योरी इज रॉन्ग, बहुत क्लियरली, क्योंकि जो डायलॉग्स थे उनमें बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग डायलॉग्स थे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट करने वाले कैंडिडेट के। तो जब ये बुक पब्लिश हुई तो फिर चर्च ने कहा कि तुम हमारे अगेंस्ट चले गए, तो उनके ऊपर
उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो गैलीलियो अपने, जब तक उनकी डेथ हुई थी तब तक हाउस अरेस्ट में थे, और उनकी जो भी फाइंडिंग्स थी उनके ऊपर बैन लगा दिया गया कि अब गैलीलियो की किसी भी फाइंडिंग को पढ़ा नहीं जाएगा। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर सब लोगों ने मान लिया, चर्च ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी इज राइट एंड जियोसेंट्रिक थ्योरी इज रॉन्ग, और फिर जितने भी बैन वगैरह थे उन सबको अपलिफ्ट कर दिया गया। सो दिस वाज अबाउट द थ्योरीज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं केपलर के लॉज की। केपलर के 3 लॉ हैं। जो फर्स्ट लॉ है उसे हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के नाम से जानते हैं, सेकेंड लॉ को हम लॉ ऑफ एरियाज के नाम से जानते हैं, थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ टाइम पीरियड कह देते हैं। तो जो हमारा पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट बेस्ड है इनवर्स स्क्वायर लॉ पे। क्या कहता है केपलर का पहला लॉ? केपलर का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी एक प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। तो ये एक इलिप्स की फॉर्म में मूव कर रहा है, और जो ये इलिप्स है इसके 2 फोकस होते हैं, एक यहां पे एक यहां पे। तो जो सन है वो कहां पे प्रेजेंट है? वो इलिप्स के एक फोकस के ऊपर प्रेजेंट है। तो मतलब सन इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द इलिप्स, और जो प्लेनेट है वो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। यही हमारा केपलर का फर्स्ट लॉ कहता है। ठीक है, अब यहां पे हम कुछ मार्किंग्स कर लेते हैं। ये O पॉइंट है, ये हम A पॉइंट ले लेते हैं, एंड दिस इज द P पॉइंट। जो O से A तक की डिस्टेंस है इसे हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज नोन एज सेमी मेजर एक्सिस, और ये जो B वाला डिस्टेंस है इसे हम सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। तो सेमी मेजर एक्सिस हमारे पास में OP OA के बराबर है एंड OP के बराबर है। दिस इज इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस। अब यहां पे देखो 2 पॉइंट हमने लिए हैं, एक A पॉइंट लिया, एक P पॉइंट लिया। A पॉइंट को हम एपहिलियन कहते हैं, P पॉइंट को हम पेरिहिलियन कहते हैं। मतलब क्या है इसका? A पॉइंट जो है दैट इज एपहिलियन, ये सूरज से जब प्लैनेट बहुत ज्यादा दूरी पे है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे जब सन है प्लैनेट से, उस वाली डिस्टेंस का जो पॉइंट है उसे एपहिलियन कहा जाता है। और जब प्लैनेट सन के बिल्कुल पास में है, मिनिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, उस वाले पॉइंट को हम पेरिहिलियन कहते हैं। तो एक एपहिलियन हो गया, एक पेरिहिलियन हो गया। वन ऑफ द फोकस पे सन प्रेजेंट है, ये हमारी सेमी मेजर एक्सिस हो गई। ठीक है, तो केपलर का पहला लॉ हम लोगों ने देखा, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। उसके बाद में हम इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करेंगे। तो पहले हम इसका लिख रहे हैं स्टेटमेंट। क्या कहता है? द प्लैनेट moves in an elliptical orbit, moves in an elliptical orbit around the sun, and the sun is present at one of the focus of the इलिप्स के किसी एक फोकस पे सन प्रेजेंट है और प्लेनेट उसके चारों तरफ एक इलिप्स की फॉर्म में मूव कर रहा है। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब हम इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं। देखो, अगर इसेंट्रिसिटी 0 के बराबर आती है इसका मतलब सर्किल है, और लेस देन 1 आती है इसका मतलब इलिप्स की फॉर्म में। तो अब इस इसेंट्रिसिटी को हम किस तरीके से देखेंगे, इसके लिए हम एक बार इस डायग्राम को फिर से बना लेते हैं। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसके अंदर मूवमेंट हो रहा है। नाउ एक एक्सिस हमारे पास ये है, दूसरा ये है। हियर वी हैव द सन, दिस इज O डिस्टेंस, दिस पॉइंट इज A, ये A डिस्टेंस के बराबर है, दिस इज P डिस्टेंस। ठीक है, यहां पे सन प्रेजेंट है। चलो, सबसे पहले हम इस OS वाला जो ये हमारे पास में डिस्टेंस है इसको फाइंड आउट करते हैं। OS डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में है E इज इक्वल टू OS अपॉन OP।
तो E इज इक्वल टू OS अपॉन OP किसके बराबर, A के बराबर। तो यहां से हमें OS कितना मिल गया, वी हैव गॉट OS इज इक्वल टू A इंटू E। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है कुछ और चीजें भी, जैसे कि हम PS और AS इन दो वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले PS को पता करते हैं। PS किसके बराबर होगा, OP माइनस OS। तो वी विल राइट इट OP माइनस OS। OP किसके बराबर, सेमी मेजर एक्सिस। OS किसके बराबर, AE के बराबर। अगर A को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस E हमारे पास में PS की वैल्यू आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करते हैं किसकी, AS की। AS हमें कैसे मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू OS प्लस OA। OS हमारे पास है AE के बराबर, OA कितना है, A के बराबर। अगेन हम यहां से A को कॉमन ले लेते हैं, तो AS विल बी A कॉमन 1 प्लस E। तो अगर हम एक रिलेशन देखें किसके बराबर, किसके बीच में, जो पेरीहीलियन और एपहीलियन है उनका, तो वो रिलेशन हमें क्या मिल रहा है, 1 माइनस E डिवाइडेड बाय A 1 प्लस E। इस A को A से कैंसिल कर दो एंड PS अपॉन AS की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1 माइनस E डिवाइड बाय 1 प्लस E। एंड E इज व्हाट, E इज द इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो हमने केपलर के फर्स्ट लॉ को एक बार देख लिया। अब हम बात करते हैं केपलर के सेकंड लॉ की। केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ एरियाज। किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। एक बार स्टेटमेंट देखते हैं, डायग्राम से उसको समझते हैं, फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और लॉ ऑफ एरियाज की बात करेंगे। देखो फिर से हमें पता है किस तरीके से सारी चीजें चल रही है। एक एलिप्स की फॉर्म में प्लैनेट मूव कर रहा है और सन जो है वो किसी एक फोकस पे प्रेजेंट है। अब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट A पॉइंट से किसी पॉइंट B पे जाता है तो उसको कुछ टाइम लगेगा A से B जाने में। फॉर एग्जाम्पल इसको T टाइम लगा। अब ये कहां आ रहा है, अब ये किसी पॉइंट P से पॉइंट Q पे जा रहा है, P पॉइंट से Q पॉइंट पे, तो यहां पे भी इसको कितना टाइम लग रहा है, T टाइम ही लग रहा है। तो लॉ ऑफ एरियाज कहता है कि अगर टाइम हमारा सेम है तो ये जो प्लेनेट है वो एरिया भी सेम यहां पे स्वेप आउट करेगा। मतलब जितना एरिया हमारा ASB वाला है वही सेम एरिया PSQ का भी होगा अगर टाइम सेम है। मतलब अगर 1 मिनट में ये जितना एरिया कवर कर रहा है अगले 1 मिनट में भी वो सेम एरिया को स्वेप आउट करेगा। तो अब इसको रिटन में कैसे लिखेंगे, we will be writing it like this: the line joining the planet to the sun sweeps out equal area in equal interval of time, ये है स्टेटमेंट केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, दैट इज लॉ ऑफ एरियाज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया ASB का है वही सेम एरिया PSQ का भी होगा अगर टाइम हमने सेम लिया है तो। अब इसको सेम एरिया रखने के लिए यहाँ पे एक कंडीशन लगती है और वो कंडीशन ये है कि जब भी प्लेनेट सन के पास में होगा तो वो काफी तेज लीनियर वेलोसिटी से चलेगा और जब प्लेनेट सन से काफी दूर होगा तो उसकी लीनियर वेलोसिटी कम हो जाती है। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में, दिस इज RA डिस्टेंस, इसे हम RP डिस्टेंस मान लेते हैं। इस RA RP डिस्टेंस और जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे वेलोसिटी, इनके बीच में एक रिलेशन आता है। मतलब डिस्टेंस कम है तो लीनियर वेलोसिटी काफी ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा है तो लीनियर वेलोसिटी कम होगी। अब ये कहां से फाइंड आउट किया जा सकता है, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है
कि ए पॉइंट पे जो एंगुलर मोमेंटम है वही पी पॉइंट पे होगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mvr, तो mva दिस शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्लेनेट तो सेम ही रहेगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट एंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट। m से m कैंसिल हो गया और हमारे पास में क्या बच गया, वी हैव गॉट va इंटू आर ए, दिस इज इक्वल टू vp इंटू rp। अगर हम va और vp का रिलेशन देखें तो दिस विल बी rp अपॉन ra, मतलब लीनियर वेलोसिटी जहां पे दूर है वहां कम होगी, मतलब ra डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पे वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी कम है, और जहां पे डिस्टेंस कम है सन से प्लेनेट की वहां लीनियर वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, वो काफी तेजी से मूव करेगा टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। जब मैंने तुम्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताया था उसके एप्लीकेशंस में भी मैंने इस चीज को डिस्कस किया था, तो वहां से भी आप इस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब हम आ जाते हैं थर्ड लॉ के ऊपर। थर्ड लॉ बहुत ही सिंपल सा लॉ है। थर्ड लॉ कहता है, अगेन हमारे पास में कोई एक प्लैनेट है जो इलिप्स की फॉर्म में मूव कर रहा है, और जब ये मूव करता है और एक राउंड लगाता है तो इसको जो टाइम लगता है दैट इज इक्वल टू टी। टी किसके बराबर है, टाइम पीरियड के बराबर है। और अगर मैंने यहां पे एस ले रखा है तो ये इसकी सेमी मेजर एक्सिस ए आ जाएगी। जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, मतलब जो सेमी मेजर एक्सिस है उसके क्यूब के बराबर हम लोगों को मिलता है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। कहने का मतलब ये हुआ कि सूरज से जो प्लेनेट ज्यादा दूरी पे होगा उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ज्यादा हो जाएगा, और जो पास में है उसका टाइम पीरियड का रिवोल्यूशन कम होगा। तो आप नोट करना, जो प्लेनेट जितना ज्यादा दूरी पे होगा उसका टाइम पीरियड उतना ही बढ़ जाएगा, वो सूरज का एक चक्कर लगाने में उसको काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से ये हमारे दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर हम थर्ड लॉ को डिड्यूस करना चाहें तो हाउ दैट कैन बी डन, तो देखो इसको एक बार यहां पे डिड्यूस करते हैं हम। जब भी कोई प्लैनेट सूरज के चारों तरफ मूव कर रहा है तो उसको एक नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, वो सेंट्रिपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं एक बार, तो इतना मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूं कि तुम्हें इतना पता होगा। देन जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसके बारे में हम ऑलरेडी अभी कुछ दिनों पहले ही हमने पढ़ा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स दोनों का सेम ही फॉर्मूला है हमारे पास में, ठीक है। ओमेगा किसके बराबर, 2 पाई अपॉन टी के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो दिस विल बिकम m इंटू आर। ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी लिखेंगे तो दिस विल बिकम 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो हमें मिल गया g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m इंटू आर 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। हमें तो टाइम पीरियड का रिलेशन देखना है, तो टाइम पीरियड के रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस टाइम पीरियड को इधर ले जाते हैं और बाकी की सारी चीजें राइट हैंड साइड में ले आते हैं। स्मॉल m से स्मॉल m को कैंसिल कर दो, टी स्क्वायर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में गया तो क्या आ गया, ये r इधर आएगा तो r क्यूब हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब डिवाइड बाय ये कैपिटल G और कैपिटल M नीचे आ गया। तुम देखो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लैनेट ये भी कांस्टेंट हो गया, सन ये भी कांस्टेंट हो गया। तो ये जो ये वाली चीज तुम्हें मिली ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर क्या है यहाँ पे, वो सेमी मेजर एक्सिस जो हमने ए मान के चले थे उसको मैं यहाँ आर लिख रही हूं, तो ये आर इज द सेमी मेजर एक्सिस। तो दिस इज हाउ वी हैव गॉट द थर्ड लॉ। हमें थर्ड लॉ भी यहाँ पे मिल गया, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो केपलर के 3 लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर इज 11.6 ईयर।
तो टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर इज 11.6 years. हाउ फार इज जुपिटर फ्रॉम द सन, मतलब जुपिटर की डिस्टेंस हमें पता करनी है सन से. डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर. ठीक है. टाइम पीरियड ऑफ अर्थ किसके बराबर होता है, मतलब टाइम पीरियड ऑफ अर्थ से मतलब कि सन के चारों तरफ एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगा अर्थ को, तो 1 साल लगता है 365 दिन. तो अगर यहाँ ईयर है तो हम यहाँ पे भी 1 ईयर ले लेते हैं. अगर यहाँ पे हम केपलर के 3 लॉज में से 3rd लॉ का यूज करें तो वो हमें टी और आर के बीच का एक रिलेशन देता है. तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर क्यूब. तो ये जे हो गया, ये जे हो गया. अगर हम इसको अर्थ के साथ में कंपेयर करें तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से. टाइम पीरियड कितना है 11.6. टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना है 1. डिस्टेंस ऑफ जुपिटर पता करनी है. डिस्टेंस ऑफ अर्थ कितनी दी है 1.5 इंटू 10⁻11 क्यूब. और ये यहाँ पे स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, दिस इज क्यूब. बस इसको सॉल्व कर लेना है, हमें डिस्टेंस ऑफ दी जुपिटर फ्रॉम द सन मिल जाएगी, हमें पता चल जाएगा कितना आया. तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इट आउट. आगे बढ़ो. नाउ देयर कम्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ. मतलब केपलर का लॉ है और हमें वहां से न्यूटन के लॉ को डिडक्ट करना है. तो अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है m ओमेगा स्क्वायर आर. ओमेगा की वैल्यू हम लिख लेते हैं 2 पाई अपॉन टी, इसका स्क्वायर इंटू आर. क्या मिल गया m 4 पाई स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाई टी स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू द फोर्स. ये एक पहली इक्वेशन हम लोगों को मिल गई. इसके बाद में हम यहाँ पे यूज करते हैं केपलर का 3rd लॉ. केपलर का 3rd लॉ कहता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे के कांस्टेंट आर क्यूब लगाना पड़ेगा अपने को. तो दिस इज आर क्यूब. ये हमें टी स्क्वायर बाय आर क्यूब, ये हमें मिल गई एक और इक्वेशन. ठीक है. इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं. तो जब ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ किसके बराबर आया एम आर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब. तो हमने वैल्यू पुट करी तो दिस विल बिकम एम आर 4 पाई स्क्वायर अपॉन के आर क्यूब. ये कैंसिल होगा तो यहां पे स्क्वायर आ जाएगा, दिस विल बी स्क्वायर. थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं. 4 पाई स्क्वायर अपॉन के इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर. ये जो टर्म है दिस इज कांस्टेंट. कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, एम अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया. ठीक है. अब जो ये 4 पाई स्क्वायर अपॉन के है, ये भी जो मास है उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहेगा. तो हम इस चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रखते हैं. यहां हमें क्या मिल रहा है कि जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मास ऑफ द प्लेनेट के. इसका मतलब ये जो फोर्स है ये मास ऑफ द सन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए. तो उस केस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई स्क्वायर अपॉन के शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सन. प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू GM. हम इस पर्टिकुलर टर्म को लिख देते हैं कहां पे, इक्वेशन नंबर 1 में. नाउ पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1. तो कितना आ जाएगा फोर्स, इट विल बी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय आर स्क्वायर. तो बाय यूजिंग द केपलर्स 3rd लॉ हमने न्यूटन के लॉ को यहाँ पे डिराइव कर लिया. तो इसका मतलब जो न्यूटन है उन्होंने क्या किया था, मैथमेटिकली ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको दिया था, इसको प्रूव किया था और जो भी फिनोमेनास थे उनको मैथमेटिकली सॉल्व किया. तो इसलिए न्यूटन का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज्यादा कहा जाता है और बाकियों के कंट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे कम मानते हैं. अब बात करते हैं ग्रेविटेशन की. सबसे पहले मतलब समझते हैं आखिर इस वर्ड का मतलब क्या है. ग्रेविटेशन वर्ड का मतलब है
इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है एंड दैट इज नॉन एज ग्रेविटेशन। तो आप कह सकते हो सिंपली इस यूनिवर्स की किन्हीं की दो बॉडीज के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। जब न्यूटन ने 1665 में जो एप्पल वाला केस हुआ, एप्पल नीचे गिरा और उन्होंने सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, उस टाइम पे उन्होंने इस ग्रेविटेशन वर्ड को इजाद किया था और ग्रेविटेशन का मतलब दिया कि ग्रेविटेशन क्या है, इस यूनिवर्स की किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में लगने वाला एक अट्रैक्टिव फोर्स है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज। कैसे समझेंगे? यूनिवर्स में कोई भी दो प्रेजेंट है बॉडीज, एक m1 मास है, दूसरी का m2 मास है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज r। तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशन का अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है that is directly proportional to the product of their masses, and this is equation number 1, and this force of attraction is inversely proportional to the square of the distance between the two। ये दो उन्होंने बात कही, जब दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो we get F is directly proportional to m1 m2 upon r square। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो we will get G m1 m2 upon r square where G is the gravitational constant, और इसी को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। मतलब ये जो हमारे पास में मैथमेटिकल यहाँ पे एक पार्ट आया है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इसी को ही हम जब थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। लिखेंगे कैसे? The force of attraction between any two bodies in the universe is directly proportional to the product of the masses of the two bodies and inversely proportional to the square of the distance between the two bodies। तो this is how we will write the Newton's law of gravitation statement। ये statement हो गया। मैथमेटिकल पार्ट क्या हो गया इसका? F is equal to G m1 m2 upon r square where G is what? G is gravitational constant। इसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये जो भी ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में फोर्स लग रहा है उनके शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये बीच में इंटरवेनिंग मीडियम क्या है उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूरे यूनिवर्स के लिए सेम है। कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को? F डॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। अगर दो यूनिट मास के ऑब्जेक्ट हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी यूनिट के बराबर है, मतलब कोई भी हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लिए, दोनों का मास 1 kg है और दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर के बराबर है, तो उस केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है that is 6.67 into 10 to the power 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आती है। वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स को। 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उनमें सबसे वीक फोर्स है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स है। बड़े मास की बॉडीज होंगी तो वहां पे ये काफी अच्छे से अप्लाई होता है क्योंकि मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम रेंज बहुत कम कर दें, जैसे 10 to the power -9 मीटर पे चले जाएं, तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना बंद कर देता है। फिर वहां पे ये इट डज नॉट होल्ड ट्रू, मतलब फिर हम इस पर्टिकुलर चीज को नहीं कह सकते अगर हम 10 to the power -9 मीटर के नीचे जाते हैं। तो उसके आगे की जितनी भी बॉडीज हैं उन सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वैलिड मानते हैं। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हमेशा वहां पे वैलिड रहेगा। तो ये हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू रख दी। अगर यूनिट देखें तो यूनिट कैसे मिल सकती है? फोर्स न्यूटन, ये r मीटर स्क्वायर इंटू केजी, तो हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास ऐसा यूनिट है तो न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mlt -2।
अब m स्क्वायर किसके बराबर, l स्क्वायर के बराबर, ये kg -2 तो m -2 हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लो और तुम्हारे पास आ जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या आएगा, g इज इक्वल टू m -1 L3 T -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की या ग्रेविटेशनल फोर्स की, उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट्स के शेप वगैरह पे डिपेंड नहीं करेगा, नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, पूरे यूनिवर्स पे लागू होता है। तो यूनिवर्स की जितने भी मासेस हैं उन सब पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो यूनिवर्स पे लागू हो रहा है। देन ये 10⁻⁹ मीटर पे जाएंगे तो फिर वहां पे वैलिड नहीं प्रूव कर सकते, उसके आगे ये वैलिड रहता है। एक बात और ध्यान रखनी है, दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, वो नेचर ऑफ द पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जब मैंने तुम्हें वर्क एनर्जी पावर बताया था तो उस टाइम में मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को ही प्रूव किया था कि वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। वो तुमने पाथ कैसा लिया, तुमने स्ट्रेट पाथ लिया है, स्लांट में लिया है, सीढ़ियों की फॉर्म में लिया है, कैसा भी लिया हो, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रहा था। जो वर्क डन आ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, नेचर ऑफ द पाथ पे नहीं डिपेंड करता है, इससे जो भी वर्क डन होगा। तीसरा, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब जो भी मासेज हैं उनके सेंटर से जुड़ने वाली जो लाइन है उसको हम आर डिस्टेंस मानते हैं। आर हमेशा इन दोनों के सेंटर से यहां पे चलेगी। तो सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब कभी भी रिपल्सिव नेचर का नहीं होगा, तो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का रहेगा। ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, नेवर, इट कैन नेवर बी रिपल्सिव इन नेचर। इसके अलावा मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पूरे यूनिवर्स पे लागू हो रहा है। तो दीज आर सम स्मॉल स्मॉल थिंग्स अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, हम रोटेशन ऑफ सन को बहुत, रोटेशन ऑफ अर्थ, यहाँ पे रोटेशन ऑफ अर्थ लिख लीजिए, हम रोटेशन ऑफ अर्थ को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो सोलार एंड लूनार एक्लिप्स है उनको बहुत इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। तीसरा, जो फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स है, आप लोगों ने सुना होगा कि जब पूर्णिमा की रात होती है तो उस टाइम में बहुत सारी एडवाइजरीज दी जाती थी पहले मछुआरों को कि पूर्णिमा की रात पे तुम लोग इस पर्टिकुलर एरिया में मत जाना, वहां पे हाई टाइड्स रहेंगे, क्योंकि पूर्णिमा की रात को बहुत मून जो होता है वो फुल मून होता है, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा मून और अर्थ के बीच में वो भी काफी ज्यादा होगा। तो उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो टाइड्स है वो काफी ऊंचे ऊंचे होते थे, तो इसलिए इस तरह की एडवाइजरीज आती थी। तो ये सब चीजें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हमें ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट पता हो। इसके अलावा जो मॉडर्न सैटेलाइट सिस्टम है, मतलब सैटेलाइट्स का ऑर्बिट का कितना टाइम लग रहा है, कितना डिस्टेंस पे है, ये सब चीजें हम एग्जैक्टली मैच करवा सकते हैं। जो भी प्लैनेट्स के मून है या फिर जो सन के चारों तरफ प्लैनेट मूव कर रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी तरीके से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी काम करते हैं। तो इस तरीके से ग्रेविटेशन का जो फिनोमेना है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है, बहुत सारी क्यूरियोसिटी को किल करता है, और ये बहुत सारे फिनोमेनाज हैं जिनको एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। आगे देखते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये ठीक है, आज की क्लास में इतना करते हैं। जो अपनी नेक्स्ट वाली क्लास रहेगी उसमें हम वेक्टर फॉर्म को पढ़ लेंगे, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पढ़ लेंगे। आज की क्लास में हम न्यूटन ने केपलर्स लॉ के बारे में पढ़ा है, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है। अगर आपको इन दो टॉपिक में कोई भी डाउट है आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वाली क्लास में फिर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक है, बहुत सारी चीजों को हम इसको डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, तो उस वाली चीज को पढ़ेंगे जो हमें बहुत सारे क्यूरियस क्वेश्चंस का जवाब देगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।